वेलकम टू एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। ठीक है, हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता था? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। रेजोनेंस क्या था? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को डीलोकेलाइजेशन। जबकि सिग्मा बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को केवल अट्रैक्शन था, मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर था, और यहां पर डीलोकेलाइजेशन किसका होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होगा। यहां पर क्या होगा? जब डीलोकेलाइजेशन होगा तो ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विथ एडजेसेंट पी ऑर्बिटल। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का जो ट्रांसफर होगा वो कहाँ होगा? एडजेसेंट पी ऑर्बिटल के अंदर होगा। कैसे होगा? देखो, जैसे यहाँ पर CH2 है और उसके पास ये हाइड्रोजन है, ठीक। इस वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर ना दिखा करके हम क्या दिखाते थे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? कार्बन के पी ऑर्बिटल में। मीन्स सपोज माना कि ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी थी, तो ये ऑर्बिटल कौन सा है? पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी इसकी? तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई है तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर चूंकि नेगेटिव चार्ज आता लेकिन इसने बॉन्ड बना लिया है, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये वाला कार्बन हमेशा sp3 कार्बन होना चाहिए। मस्ट कंडीशन है कि अल्फा कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, और इस इफेक्ट का नाम बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट साइंटिस्ट का नाम है, जिसके नाम पर इसे बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। sp3p रेजोनेंस। sp3 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? पी ऑर्बिटल के अंदर, और इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर अभी कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन चूंकि इसका और इसका कुछ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये यहीं पर रहता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद H इफेक्ट भी दो तरीके का होता है, प्लस H इफेक्ट और माइनस H इफेक्ट। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, प्लस H इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट, माइनस H इफेक्ट। इसमें भी हम प्लस इफेक्ट की बात ज़्यादा करते हैं, माइनस I इफेक्ट की बात कम ही करते हैं, तो हम ज़्यादा प्लस H इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्लस इफेक्ट H इफेक्ट क्या होता है। प्लस H इफेक्ट की बात कर रहे हैं। प्लस H इफेक्ट क्या होगा? या तो C डबल बॉन्ड C, जहाँ से जो ये अल्फा कार्बन है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके पास यहाँ पर या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर ये वाला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, या फिर ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला होना चाहिए, या फिर ये वाला कार्बन बेंजीन वाला होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस हैं। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल है, मीन्स ये तो sp3 कार्बन हो गया, और इसके पास जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के पास या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए।
तभी यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे CH2 पॉजिटिव CH3, ठीक है। या फिर एक कंडीशन और है यहाँ पर, अगर रेडिकल हो तो रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि रेडिकल हो तो भी ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो रेडिकल हो, पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, बेंजीन रिंग हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, 5 कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इसको इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। एक बार ये शिफ्ट होंगे तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, ये बना सकते हैं हम। उसके बाद दोबारा से क्या होगा, ये वापस बन जाएगा और यहाँ से क्या बन सकती है, एक और स्ट्रक्चर। अगर मैं इनको शिफ्ट कर दूं तो क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड C। अगर ये बॉन्ड नहीं टूटता है और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। थर्ड क्या बन सकती है, अगर ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो तो CH2 डबल बॉन्ड C। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी और उस स्पीसीज की उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जैसे हम रेजोनेंस में देखते थे, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ही स्ट्रक्चर्स, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है 3 स्ट्रक्चर, 3 की वजह से स्टेबिलिटी। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि CH3, CH रेडिकल है, CH है, CH3 है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसके रेस्पेक्ट में रेडिकल है, इसके रेस्पेक्ट में इसके पास वाला ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, टोटल कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम, थर्ड एग्जाम्पल की, C डबल बॉन्ड C। अब देखो एल्कीन में कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ये sp3 कार्बन लगा दूँ, तो sp3 कार्बन लगा दूँ तो ये इसके अल्फा पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो कैसे शो होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये शो करता है। तो इसकी क्या बनेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये H+, इस तरह से बनेंगी, ठीक है। तो शो करेगा ये। और चूंकि इसके पास में अल्फा कार्बन 1 है तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल की हम बात करें, यहाँ पर इस एल्कीन की बात करेंगे हम। इस एल्कीन के पास में अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर और उसकी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। अब यहाँ देखो इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये तो कौन से कार्बन हो गए, बीटा, इन्हें काउंट नहीं करेंगे हम। ये अल्फा कार्बन है, इसी को काउंट करेंगे और इससे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट है हमारा आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट का कुछ फर्क पड़ता है क्या यहाँ पर, देखो कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटना है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटना है। तो अगर हाइड्रोजन की जगह इसके आइसोटोप लगा दिए जाए, तो हमें पता है ट्राइटियम ज़्यादा हैवी होता है, ड्यूटेरियम कम हैवी होता है और हाइड्रोजन कम हैवी होता है। तो आसानी से कौन टूटेगा, ये आसानी से टूटेगा। अगर ये आसानी से टूटेगा तो ये ज़्यादा अच्छा प्लस एच इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस एच इफेक्ट की यदि हम बात करें तो किसका सबसे ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन वाले का ज़्यादा होगा, ड्यूटेरियम का और कम होगा और ट्राइटियम का कम होगा। लेकिन प्लस आई इफेक्ट की जब हमने बात की थी, प्लस आई इफेक्ट क्या था, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ये इलेक्ट्रॉनों को कम अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का आई इफेक्ट कम, ड्यूटेरियम का उससे ज़्यादा और ट्राइटियम का उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एच इफेक्ट और आई इफेक्ट में दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात करें
तो ये वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा इसके अंदर, तो इसलिए ये इफेक्ट आएगा। और जबकि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कम करेगा, ये कम करेगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो इस वजह से क्या होगा, इसका आई इफेक्ट कम होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2 पॉजिटिव, CH3CH पॉजिटिव और CH3, उसके बाद CH3CH3 पॉजिटिव, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम क्या देखेंगे, आई इफेक्ट सबसे पहले हम मीसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है तो हम ये वाला इफेक्ट देखेंगे। एम इफेक्ट तो लग ही नहीं रहा क्योंकि डबल बॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, लॉन पेयर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो एम इफेक्ट तो काम नहीं कर रहा है। ये दोनों काम करते हैं लेकिन इसमें से हमें एच इफेक्ट ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो एच इफेक्ट की हम बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये वाला है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ यदि हम देखें तो इसके रेस्पेक्ट में 2 अल्फा कार्बन तो हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में 3 अल्फा कार्बन तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी। तो C इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन A। यदि स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारा ऑर्डर ये हो जाएगा। उसके बाद अगले एग्जाम्पल की बात करें हम, CH3 CH रेडिकल CH2 CH3, उसके बाद CH3 CH रेडिकल। तो यहाँ पर देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सेम यही चीज़, रेडिकल में भी ये हमारा फ्री रेडिकल है, इसका अल्फा कार्बन ये भी अल्फा तो अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5, यहाँ पर 3 और 3 6, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, B इज़ ग्रेटर स्टेबलाइज बाय देन A, ठीक। B की स्टेबिलिटी A से ज़्यादा होगी। इसके साथ यदि हम एक एग्जांपल और ले लें, इसके साथ यदि मैं लगा दूं यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये भी लगा दिया, अब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, अगर कहीं पर रेजोनेंस होता है, मीसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इस तरह से, तो रेजोनेंस चलेगा। और रेजोनेंस चलेगा तो इसका मतलब एम इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब यदि मैं इसको C नाम दूँ तो C की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर B की स्टेबिलिटी और फिर A की स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर H इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ भी H इफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस या M इफेक्ट काम कर रहा है। तो M इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन पर, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेंजीन के अंदर किस तरह से होता है, अभी हमने देखा इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब देखो कैसे होगा बेंजीन के अंदर, कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए, तो क्या बनेगी इसकी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये H पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, मीन्स ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ये कौन सा इफेक्ट दे रहे हैं, प्लस H इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ये कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस H इफेक्ट शो करता है, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं यदि सिस्टम से तो क्या कहलाता है उसका इफेक्ट, माइनस H इफेक्ट कहलाता है। इसी प्रकार ये शो करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर घूमेगा तो एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और यहाँ जो डबल बॉन्ड आया था वो वापस यहाँ चला जाएगा। इसी तरह से इस H से शो कर सकता है, इस H से शो कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जो भी प्लस H इफेक्ट शो करते हैं वो भी कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। जो प्लस R या प्लस M इफेक्ट शो करते हैं वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो प्लस H शो करे वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब माइनस H की बात कर लेते हैं। वैसे हमारे कम ही एग्जाम्पल है लेकिन फिर भी माइनस H की बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है माइनस H इफेक्ट। तो देखो
यदि हम बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा दें यहाँ पर CCl, अब की बार हमने Cl लगा दिया हाइड्रोजन की जगह, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसने अट्रैक्ट किया तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ Cl, यहाँ Cl, और इस Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इसने किया क्या है, रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर रिंग से सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इस ग्रुप का इफेक्ट कैसा हो जाता है, -m इफेक्ट, -H इफेक्ट। ठीक है, तो ये -H इफेक्ट होता है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ घूमेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार एक बार इस Cl से बना सकते हैं, एक बार इस Cl से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा -H इफेक्ट था। उसके बाद एक दो पॉइंट्स देखते हैं हम, जैसे हमने रेजोनेंस के लिए देखा था, मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए देखा था कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह से H इफेक्ट भी क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। आई इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, एम इफेक्ट और एच इफेक्ट दोनों ही इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं। और इसका इफेक्ट भी कहाँ होता है, ऑर्थो पर एंड पैरा पोजीशन पर। यदि -H लगेगा, -H है तो कैसा हो जाएगा, ये ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज लाएगा, कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पर। और अगर +H शो करेगा तो नेगेटिव चार्ज लाएगा, कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पर। देखा था अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, देखो इसने क्या किया था, प्लस लाया यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पर, और इसके पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव चार्ज डेवलप किया था। ठीक है, मेटा पोजीशन पर, मेटा पर क्या होगा, 0 इफेक्ट होगा, कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं इसका मेटा पर। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। उसके बाद एल्कीन के अंदर हमने देख ही लिया कि किस तरह से होगा। ये कार्बन है अल्फा पर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इस एल्कीन के ये अल्फा पोजीशन पर है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। एक बार ये शो करेगा, एक बार ये शो करेगा, एक बार ये शो करेगा। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या देखते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखो कैसे करेंगे स्टेबिलिटी की बात। वेलकम टू एवरीवन। हम बात कर रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, हमने बात कर ली थी हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके +H इफेक्ट के बारे में और -H इफेक्ट के बारे में। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। उसमें हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मीन्स अगर हमें 2 एल्कीन दी हुई है और हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, रेजोनेंस। सबसे पहला नंबर आता है रेजोनेंस का, जिसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद सेकंड नंबर आता है, यदि 2 के बीच रेजोनेंस सेम हो तो फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम मतलब अल्फा हाइड्रोजन जिसमें जितने ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो देखिए ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें ये हमारा A कंपाउंड है, कुछ एल्कीन्स दी हुई है, ये हमारा B कंपाउंड है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ये E है, फिर F और उसके बाद G। हमें इसका ऑर्डर बताना है कि यहाँ पर कौन सी एल्कीन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पूरा ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट तो हमें रेजोनेंस की बात करनी है, तो रेजोनेंस तो यहाँ हो नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोजीशन किसकी आ जाती है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में होता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर कहाँ होगा डबल बॉन्ड, और उसके पास का जो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन होगा कौन सा, ये हमारी एल्कीन है, इसके पास वाला अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन है। जो इस डबल बॉन्ड वाले जो दोनों कार्बन है उनसे डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो अल्फा कार्बन होंगे। तो अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। कार्बन अल्फा है तो इनसे लगे हुए हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इसका मतलब 3, 6, 9 एंड 12। तो अल्फा हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कितने हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ हम बात करें तो ये हमारी एल्कीन है,
ये हमारा अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन है, कार्बन ही है, तो ये हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर होंगे 9। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो केवल ये और ये, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 6। यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर भी हो जाएंगे 6। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 3। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है 12 यहाँ पर ए में, इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो ए की होगी। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम जितना ज़्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है एल्कीन की। ठीक है, तो यहाँ पर ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पर 9 है तो उसके बाद बी की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, उसके बाद सी डी और ई तीनों में 6 6 है। अब आगे क्या फैक्टर हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए, अगर हम बात करें सी डी और ई, इनमें सब में अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, तो अभी हम इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे। इससे कम स्टेबिलिटी हो जाएगी किसकी, एफ की, और उससे कम स्टेबिलिटी हो जाएगी जी की। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद हमें असाइन करना है सी डी और ई को, कि इसके अंदर स्टेबिलिटी का हमें क्या ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर ये जो है, अगर मान लो यहाँ पर एल्कीन जो है वो कैसी है, यहाँ पर यदि मान लो ये कार्बन एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट, मीन्स अल्फा हाइड्रोजन यदि एक ही कार्बन पर है, तो सी में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन सेम कार्बन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एट सेम कार्बन एटम, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करें तो ये है हमारा ट्रांस में पैकिंग अच्छी होती है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो फिर नंबर आ जाएगा हमारा ट्रांस का, और फिर नंबर आ जाएगा हमारा सिस का। जब सेम अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो हमें ये देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन सेम कार्बन पर यदि प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर ट्रांस वाले की, और फिर होती है सिस वाले की। क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों में हमने कंपैरिजन किया, तो यहाँ पर एक ही कार्बन पर थे 6 हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी, फिर ट्रांस वाले की, और फिर सिस वाले की स्टेबिलिटी हो। क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कंपाउंड दिए हुए हैं, इनके बीच में हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। एल्कीन है ये, और इनमें हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट रेजोनेंस, ये रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है। इसका मतलब ए और सी दोनों की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होगी। अब उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, तो इस वाली एल्कीन की बात करें तो इस वाली एल्कीन का अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा कार्बन। इस वाले कार्बन की बात करें तो इसका अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन कौन सा आना चाहिए, sp3, इसलिए इसको तो हम काउंट करेंगे ही। ये अल्फा हाइड्रोजन 3, और यहाँ कितने हैं 2, 3 and 2 5 and 3 8, 8 तो इस वाली एल्कीन के हैं, 8 अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद इस वाली एल्कीन की बात करें तो इसके यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसका अल्फा कार्बन ये वाला होगा और ये वाला होगा, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने हुए, 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, इसकी तो सबसे कम स्टेबिलिटी है। इस एल्कीन के दोनों तरफ ये अल्फा कार्बन, इससे 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 4 अल्फा हाइड्रोजन, बाकी इसकी तो सबसे कम होगी। उसके बाद इसकी हम बात करें तो इस वाली एल्कीन का अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, और इस वाली एल्कीन का ये अल्फा है और ये अल्फा है, इसे तो हम काउंट करेंगे ही नहीं। इस पर 3 है और यहाँ कितने हैं, 1 हाइड्रोजन, एक यहाँ CH3 लगा हुआ, एक हाइड्रोजन है, तो 1 and 3 4 अल्फा हाइड्रोजन।
उसके बाद यहाँ इस वाली एल्कीन की बात करें तो इस साइड तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इसकी तो सबसे कम स्टेबिलिटी है बी की, तो अब उससे ज़्यादा ए और सी दोनों में रेजोनेंस था, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है? ए में। तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर हमारी सी की होगी, फिर बी की होगी। क्लियर है ये? तो ये हमारा तरीका हो गया कि हम किसी भी एल्कीन की यदि हमें स्टेबिलिटी देखनी है तो स्टेबिलिटी किसी भी एल्कीन की हम कैसे असाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन की। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन की सेकेंड एप्लीकेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का ऐड करना, हाइड्रोजन का एडिशन करना। इसका मतलब कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे पास और हम क्या कर दें, इसकी H2 से रिएक्शन करवा दें। ठीक है, कोई भी कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होगा? यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के ऐड हो जाएंगे। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब ये बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक होगा, ये बॉन्ड उतना ही आसानी से बनेगा और उतना आसानी से बनेगा तो उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। ये बॉन्ड वीक कब होगा? जब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की हम बात करें किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, भाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। यदि 2 पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे उतनी ही एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। सेकेंड, वन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। भाई हमने अभी देखा एल्कीन का बॉन्ड जितना इजीली टूटेगा उतना ही आसानी से हाइड्रोजनेशन होगा। अब यहाँ पर यदि एल्कीन स्टेबल है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? इसको वीक होना चाहिए, मीन्स स्टेबिलिटी एल्कीन की कम होनी चाहिए। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें और हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना है। सबसे फर्स्ट हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब बी एंड सी की तो स्टेबिलिटी या फिर हीट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड हमें तोड़ने हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी और सी का ज़्यादा होगा ए से, ये तो हमें पता चल गया। अब बी और सी में कंपैरिजन करना है। बी और सी में जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी हीट ऑफ हाइड्रोजन उतना ही उसका कम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर स्टेबल है तो एनर्जी तोड़ने के लिए ज़्यादा देनी पड़ेगी बॉन्ड को और निकलेगी कम। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि हाइड्रोजनेशन होने के बाद जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस, जबकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है क्योंकि बीच में क्या आ गया? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत कम होगा, इसके अंदर करना नहीं चाहेगा ये एडिशन। इसका मतलब इसके अंदर कम एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सी का, फिर ए का, फिर बी का और फिर ए का आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की ऑर्डर पूछा है हमसे। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मीन्स जितने पाई बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड सभी में 1 1 है पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी 1 पाई बॉन्ड और यहाँ पर भी 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी में रेजोनेंस तो कहीं नहीं लग रहा बाद में लग रहा है यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में ये वाला एल्कीन पार्ट है, इसका अल्फा कार्बन एक तो ये वाला है, एक ये है और एक ये है, 3 अल्फा कार्बन है।
ये एमी का मतलब है मिथाइल। मिथाइल में 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें तो इस वाली एल्कीन, तो यहाँ तो हाइड्रोजन है, ये अल्फा और ये अल्फा, तो 2 और 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ हम बात करें तो देखो ये एल्कीन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन मिथाइल के पास है, 3 इसके पास है, 6 7 8 9 10 अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उतना हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी कम है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का यदि हम ऑर्डर देखें तो बी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर ए का होगा और फिर सी का होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। यहाँ पर कितने हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 एंड 2 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 एंड 2 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पर 1 एंड 2 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा तो ए का होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इन तीनों में सेम पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फिर अब यहाँ पर आगे का फैक्टर देखना है, रेजोनेंस किसी में हो रहा है क्या। तो देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दूर दूर है, नहीं होता रेजोनेंस, बीच में ये sp3 कार्बन आ गया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 और 2 sp3 कार्बन आ गए, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है रेजोनेंस। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, पॉसिबल है रेजोनेंस। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस। रेजोनेंस हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा हो गई, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम हो गया, मीन्स सी का नंबर सबसे बाद में आएगा। अब हमें देखना है बी और डी में से, बी और डी में से रेजोनेंस तो नहीं लग रहा, उसके बाद हमें हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हमारी एल्कीन है, एल्कीन के पास ये अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन है 2 अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद ये वाली एल्कीन, इस वाली एल्कीन के पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2 तो ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ हम बात करें तो ये एल्कीन है, इसका अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाली एल्कीन की बात करें तो ये अल्फा कार्बन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका कम होगा, तो ज़्यादा किसका होगा इसका। तो ए के बाद नंबर आ जाएगा डी का और फिर नंबर आ जाएगा बी का। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन थी हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन की वो है हीट ऑफ कंबशन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है कि कोई भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया 1 मोल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 मोल। 1 मोल हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के लिए हमें हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी हीट होगी, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बनेगा क्या, जब O2 की प्रेजेंस में इसको जलाया जाता है बनता क्या है CO2 प्लस H2O। तो 1 मोल को पूरी तरह से O2 की प्रेजेंस में यदि हम जलाएं तो जलाने पर जितनी हीट यहाँ पर रिलीज होगी उसे हम हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। ठीक है, अब हीट ऑफ कंबशन 1 मोल को जलाने में जितनी चाहिए होंगी, अगर मान लो यहाँ पर कार्बन ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि हम इंक्रीज कर दें तो हीट ऑफ कंबशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इस कार्बनिक जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यदि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो कंबशन इजीली नहीं होगा, और कंबशन यदि इजीली नहीं हुआ तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो अगर स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, हीट ऑफ कंबशन उतना ही कम होगा, उतनी एनर्जी कम रिलीज होगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज़्यादा होंगे हीट उतनी ही ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है, इसके 1-2 एग्जांपल देखते हैं हम।
ये दो एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं। इन दो एग्जाम्पल में हमें बताना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर, यहाँ पर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन पर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज़्यादा, हीट ऑफ कंबशन उतनी ही ज़्यादा होती है। इसको यदि मैं ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं, इसको सी दूं और इसको डी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 6, 5, 4, 3। इसका मतलब हीट ऑफ कंबशन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी। अब यहाँ यदि मैंने ए बी सी और डी, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 एंड 2। इसका मतलब 3 वाले का तो कम होगा ए और बी से, और इससे भी कम होगा डी का हीट ऑफ कंबशन। लेकिन ए और बी में यदि हम देखें तो ए और बी में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी कम रिलीज होगी। इसका मतलब सिस वाले के अंदर स्टेबिलिटी क्या होती है, ट्रांस की सिस से ज़्यादा होती है। इस वजह से सिस की स्टेबिलिटी कम है तो हाइड्रोजनेशन इजीली होगा और ज़्यादा एनर्जी कंबशन इजीली होगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बी के लिए होगा, फिर ए के लिए होगा, फिर सी के लिए होगा और फिर डी के लिए होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। आगे हम बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है कि कोई भी कंपाउंड है जितना ज़्यादा रेजोनेंस करेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है यदि उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वो अच्छे से बनेंगी, जल्दी बनेंगी और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगी। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रेजोनेंस एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ रेजोनेंस एनर्जी के बारे में ऑर्डर बताना है हमें कि किसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर रेजोनेंस से हो क्या रहा है, इसे मिल रहा है एरोमेटिसिटी, और कहीं पर भी यदि एरोमेटिसिटी मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ये इस तरह से यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखो तो यहाँ पर और भी ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और अगर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी, तो रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो सी की सबसे ज़्यादा होगी, फिर ए की होगी और फिर बी की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, रेजोनेंस वाला। लेकिन यहाँ देखो ये रेजोनेंस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पीछे से यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ से यहाँ, कंटिन्यूअस रेजोनेंस हो रहा है इसमें। रेजोनेंस में भी कंटिन्यूअस रेजोनेंस, इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, एक बार तो इसने किया, एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो कंटिन्यूअस नहीं है ये वाला रेजोनेंस, डिसकंटिन्यूअस है। और जहां भी डिसकंटिन्यूअस रेजोनेंस होता है, स्टेबिलिटी की बात करें यदि हम, तो कंटिन्यूअस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है डिसकंटिन्यूअस से। और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस होने से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी का यदि हम ऑर्डर देखें तो ए के लिए ज़्यादा होगी रेजोनेंस एनर्जी बी से। ठीक है, बेंजीन के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं कि बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। बेंजीन के लिए डायरेक्टली पूछ लेते हैं, बेंजीन के लिए जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये हमने आज हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की, और इसके बाद एप्लीकेशन देखी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की। प्लस एच देखा, माइनस एच देखा। एप्लीकेशन में हमने एल्कीन की स्टेबिलिटी देखी, उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखा एल्कीन का, और उसके बाद हमने
हीट ऑफ कंबशन देखा एल्केन का, ठीक है। और उसके बाद हमने रेजोनेंस एनर्जी की बात की। इसके बाद कल हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमने पढ़े हैं, चारों इफेक्ट के बारे में हम कल इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारा ये टॉपिक और क्लियर हो। थैंक यू।